समय निरंतर लिख रहा है नई नई कहानियाँ। प्रकृति भी सजा रही है अपनी नई निशानियाँ। मैं ढूंढता हूँ हैरते घर की चौखट लंघ कर, चल पड़ा हूँ रास्ते पर विस्मय को चाहकर। जहाँ समय की गूंज है मैं कान धरे खड़ा हूँ, प्रकृति की हर लीला को मैं मौन रह पड़ा हूँ। ও হাই, আমি গাজরের হালুয়া খাচ্ছি। শীতকাল, কিন্তু হ্যাঁ, গাজরের হালুয়া রেসিপি ভিডিও বানাবো না। নমস্কার বন্ধুরা, অনেকদিন পর আবার ব্লগে ফিরলাম। नहीं, आज का वीडियो जब मैंने हिंदी में शुरू किया है तो पूरा वीडियो हिंदी में ही करूंगी। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि अब से हिंदी में ही ब्लॉग बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि बंगाली के बाहर मेरे जो दोस्त हैं उनके पास भी मेरी कहानी, मेरी बात और जरूरी जानकारी आसानी से पहुंचा सकूं। हाँ, मेरी हिंदी का प्रोनाउंसिएशन शायद बिल्कुल परफेक्ट ना हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप जो मेरे दोस्त हो मेरे बात समझ ही नहीं पाओगे। भाषा से ज्यादा जरूरी होती है सोच और कनेक्शन। वही मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। সোজা বাড়ি। ওপস, রিয়েলি? ইয়েস। 9th ডিসেম্বর থেকে 25th ডিসেম্বর, অবশ্যই গত বছরে 2025। स्क्रीन पर आप जो देख रहे थे वो हमारा मध्य प्रदेश रोड ट्रिप मैप है। मुंबई से हम लोग रोड से निकल के अपना पहला टारगेट रखते हैं मांडू। आप कहाँ से मध्य प्रदेश आएंगे या कब आएंगे ये मुझे नहीं पता, इसलिए इस ब्लॉग में मैं अपनी ट्रैवल एक्सपीरियंस ऐसे शेयर करूंगी जिससे आप खुद डिसाइड कर सके कि मांडू कहाँ है, यहाँ क्यों आना चाहिए और आने का सही समय कौन सा है। ठीक, हम लोग क्योंकि मुंबई से मध्य प्रदेश में एंट्री कर रहे थे, इसलिए हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग रूट था समृद्धि एक्सप्रेसवे। आप भारत के किस हिस्से से आना चाहते हैं, अगर ये मुझे बता दे तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ कि कैसे आना बेहतर रहेगा। तब तक मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। हम लोगों ने समृद्धि एक्सप्रेसवे पर एंट्री ली कल्याण भिवंडी एंट्रेंस से, जबकि बाई रोड आने का पुराना रूट है मुंबई नासिक हाईवे, लेकिन हम लोगों को समृद्धि एक्सप्रेसवे ज़्यादा पसंद है। और क्यों पसंद है ये जानने के लिए आप हमारे समृद्धि एक्सप्रेसवे वाला वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। समृद्धि एक्सप्रेसवे पर करीब 1 घंटे चलने के बाद सुबह लगभग 7:54 में हम लोग इगतपुरी एग्जिट से एक्सप्रेसवे से बाहर निकले। उसके बाद नासिक पार करने के बाद और मालगांव पहुंचने से पहले पेड़ों के छाए और खूबसूरत नज़ारों को देखकर हमने चाय और इंजन ब्रेक लिया। ये सब किए बिना रोड ट्रिप का मजा ही क्या है। मालगांव और धुले जैसे महाराष्ट्र के अहम इलाके को तेजी से पार करते हुए दोपहर करीब 2 बजे हम महाराष्ट्र की सीमा पार करके मध्य प्रदेश में दाखिल हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि खाने पीने का हिस्सा कहाँ गया। वो हमने चलते चलते ही लिपट लिया, क्योंकि घर से ही खाना पैक करके निकले थे। रोटी और वो सफ़ेद जीरे एंड सूखी लाल मिर्च के तड़के वाली सिंपल आलू की सब्जी। और हाँ, बताना तो भूल ही गई, हम घर से सुबह करीब 5:20 पे निकले थे, यानी सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर ही महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बॉर्डर पहुंच गए। नवी मुंबई से महेश्वर का दूरी 504 किलोमीटर है। रोड से जाने में आमतौर पर 10 घंटे 12-15 मिनट लगते। हम लोग शाम 4:15 पे महेश्वर पहुंचे। अब सवाल आता है, रुकना कहाँ सबसे बेस्ट है? तो बिना सोचे समझे आंख बंद करके एमपीटी यानी मध्य प्रदेश टूरिज्म के नर्मदा रिजॉर्ट आ जाइए। यहाँ क्यों रुकना चाहिए और महेश्वर का महत्व क्या है,
ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अभी आप देख रहे हैं रिसोर्ट का लिविंग रूम। यहाँ बैठकर बाहर का नजारा एंजॉय करने के लिए परफेक्ट व्यवस्था है। अब चलिए बेडरूम दिखाते हैं। खास तौर पर बताने लायक है इस रूम का साइज। इसके अलावा सारे बेसिक जरूरत की चीजें मौजूद है, जैसे एसी, रेफ्रिजरेटर वगैरह। अब दिखाते हैं बाथरूम। काफी बड़ा है और यहाँ भी सभी जरूरत की चीजें मौजूद है। अगर फिर भी कुछ चाहिए तो बस एक फोन कॉल कीजिए, सब मंगवाया जा सकता है। एक रात के स्टे के लिए काफी है। तो चलिए आप बाहर का नजारा दिखाते। ये मैं आपको अगले दिन सुबह का फुटेज दिखा रही हूँ, क्योंकि रूम चेक इन करते ही हम लोग महेश्वर घाट चले गए थे। और अगर आप दिन के सेकेंड हाफ में एमपीटी चेक इन करते हो तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही कीजिए। घाट के बगल में जो फोर्ट और मंदिर है वो शाम 5 बजे तक ही एंट्री अलाउ करते हैं। मैं जा रही हूँ एमपीटी रेस्टोरेंट के साइड से पीछे गार्डन में, जहाँ ये प्रॉपर्टी नर्मदा नदी के किनारे तक है। गार्डन के एक तरफ है कॉटेजेस और दूसरे तरफ पार्किंग, रिसेप्शन, रेस्टोरेंट एंड गार्डन। ब्यूटीफुल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी। ये जगह वीकेंड में रिलैक्स करने के लिए या तो पिकनिक पार्टी के लिए बेस्ट। এটা অনেকক্ষণ সময় কাটানোর জন্য বেস্ট। কি উইকেন্ডে চলে আসো, থেকে যাও, रिलैक्स करो और चले जाओ। रिलैक्स करने के लिए ये सोफा मत यूज कीजिएगा। स्टेज भी है जहां आप कुछ परफॉर्मेंस या फंक्शंस अरेंज कर सकते हो। और ये आ गए नदी के किनारे, जहाँ से आप महेश्वर घाट भी थोड़ा बहुत दिखेगा। बीच में जो मंदिर जैसा दिख रहा है वो बाद में और अच्छे से दिखाएंगे। अभी प्रॉपर्टी ही देखते हैं। हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिकली आइटिनरी डिजाइन किया है, सो आप साथ बने रहिए पूरा टूर समझने के लिए। ये नज़ारे आपको एमपीटी रेस्टोरेंट की बैल्कनी से भी दिखने को मिलेगा। यहाँ से सीढ़ियाँ सीधे आपको पवित्र नर्मदा नदी के किनारे तक ले जाती है। रेस्टोरेंट काफी बड़ा और बहुत ही सुंदर है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं आज डिनर में क्या क्या लगा है। यहाँ बहुत सारी आइटम्स है। खाने का बढ़िया माहौल बना हुआ है। खाना सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। रेस्टोरेंट का नाम है हैंडलूम। हालांकि नाम हैंडलूम है, लेकिन अंदर आपको हैंडलूम प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि रूम टैरिफ के साथ कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलता है। सिंपल एंड सफिशिएंट है। खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना अच्छा लगा कि
हम लोगों ने स्टाफ को बुलाकर खाने की तारीफ भी की। बातचीत के दौरान पता चला कि यहाँ के शेफ बहुत ही अच्छे प्रोफाइल के हैं। मतलब हम लोगों का एमपीटी में रुकने का जो डिसीजन था वो एकदम सही था। और इसी के साथ हम एमपीटी रिजॉर्ट का टूर भी समाप्त करेंगे। एक बार फिर से दिखा देते हैं कि रेस्टोरेंट के पास ही रिसेप्शन, पार्किंग और एंट्रेंस है। एमपीटी टूर कंप्लीट। अभी चलते हैं माहेश्वर घाट। ये रिक्शा आप लोगों को एमपीटी गेट के बाहर ही मिल जाएगा, आपको खाली जाके बैठना है। 200 से 1 पैसा भी कम नहीं कर पाओगे, जबकि एमपीटी से माहेश्वर घाट की डिस्टेंस 1.6 किलोमीटर ओनली। अगर रिवर्स साइड से सीधा जाने का रास्ता रहता तो ये डिस्टेंस 800 मीटर ही होता। अगर आप कार लेकर आ रहे हो तो रोड कार चलने के लिए ठीक है, लेकिन हम लोग जनरली साइट सीइंग के लिए अपनी कार यूज करना अवॉइड करते, क्योंकि लोकल एरियाज में फंसने का चांसेस रहता है। आप देख ही सकते हो ये रिक्शा कैसे लोकेलिटी के बीच गलियों से निकाल रही थी। फोर्ट के सामने ही रिक्शा आपको उतार देगा। हम लोग ऑन टाइम आए हैं तो फोर्ट में एंट्री मिल गया। एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट, पर गेट पे आपको गाइड के लिए पूछेगा जो 300 तक रहेगा। आप अगर गवर्नमेंट का गाइड लेते हो तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर अपने हिसाब से टाइम स्पेंड एंड स्टडी करना चाहते हो तो मेरी बात पे ध्यान देते रहिए। कुछ कहानी मैं भी आपको सुनाती रहूंगी। अंदर म्यूजियम बना हुआ है जहाँ पिक्चर के साथ रानी एंड होलकर डायनेस्टी के हिस्ट्री रिटेन डिस्प्ले है। रानी या तो राजमाता अहिल्याबाई। नर्मदा नदी के किनारे इनकी राजवाड़ा यानी पैलेस देख के लगेगा ज्यादा से ज्यादा गांव के किसी जमींदार के घर है। पैलेस के सामने ये हिस्सा नदी घाट जाने के लिए प्राइवेट दरवाजा है। इनके राजवंश मुख्य मराठा सरदार एवं सेनापति हुआ करते थे, पर रानी अहिल्या राजमाता बने अपने ही खून से। इनके बारे में यहाँ आके जैसे पता चला, मुझे कोलकाता के रानी रासमणी जी याद आ गई। दोनों की जीवन कहानी में बहुत से मील मिला। मुझे थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये बातें आपको गाइड से नहीं मिलेगा। अहिल्याबाई प्रसिद्ध हो गए उनके द्वारा किए गए दान पुण्य काम से। निजी क्षेत्र से बाहर जाकर पूरे भारत के बहुत से देवभूमि एवं मंदिर में उन्होंने नजर आने लायक अपना कंट्रीब्यूशन रखे थे, जिसका डिटेल्स आपको यहाँ आके मिलेगा। अहिल्याबाई को उस समय लगभग 16 करोड़ रुपए के निजी संपत्ति विरासत में मिली थी। और बड़ी बात यह है कि अहिल्याबाई सरकारी तहवील से दान धर्म के लिए धन नहीं लेके अपने ही हिस्से के धन से देश के मंदिर का उत्थान करने लगे। आध्यात्मिक काम के बाहर उन्होंने अपने शहर इंदौर को एक प्रगतिशील शहर में रूपांतरित किए और विश्वविद्यालय स्थापित किए। और तो और उन्होंने अपने राज्य के लेडीज को एम्पावर्ड करने के लिए हैंडलूम चालू किए थे। अभी भी वहाँ के हैंडलूम साड़ी महेश्वरी साड़ी नाम से देश भर प्रसिद्ध है। देवी अहिल्या माता ज्ञानी थे, मुखर थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य से कूटनैतिक संपर्क अच्छे से रखते हुए भी खुद को अलग से मैं मल्हार राव की बहू हूँ ऐसा घोषणा किए थे। पैलेस से निकलकर लेफ्ट साइड में लगा हुआ जगह पे मिलेगा अहिल्याबाई की निजी मंदिर। यहाँ आप जरूर जाइएगा। कुछ जानकारी ऐसे मिलेगा जो शायद कहीं दर्ज नहीं है। और उसके साथ ही आपको अहिल्या फोर्ट की लिविंग प्रॉपर्टी दिखेगा, जो हिस्सा हेरिटेज होटल के हिसाब से यूज हो रहा है। इस होटल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लिंक में होटल के सारे डिटेल्स, फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस है। अभी आ जाते ऐतिहासिक महेश्वर घाट। इसका विकास रानी अहिल्याबाई किए थे, पर महेश्वर घाट की उल्लेख हम लोगों को महाभारत एवं रामायण में भी मिलता है। प्राचीन शहर महिष्मती से इसका नाम जुड़ा हुआ है और परंपरागत रूप से इसे राजा कीर्तिवीर्य अर्जुन के कथा से जोड़ा जाता है। ये मैं 13 शताब्दी के बाद बोल रही हूँ, जबकि 5 शताब्दी मतलब उसके भी 800 साल पुराने कथा में भी इस जगह का नाम मिल रहा है।
यहाँ आके लगेगा जैसे काशी धाम आ गए, इसलिए इस जगह को काशी ऑफ नर्मदा भी बोला जाता है। अहल्याबाई इस जगह को एक प्रमुख आध्यात्मिक और प्रशासनिक केंद्र में बदल दिया। उन्होंने प्रभावशाली किले अहल्यावरा, जो कि उनके निवास स्थान और विशाल घाटों का निर्माण करवाए। ऑलरेडी मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। ये सारे हिस्ट्री अगर आप नहीं भी जानते हो तब भी आपको महेश्वर घाट आके घंटों भर बैठे रहने का मन होगा। इसकी निर्माण शैली आपको मजबूर करेगा इसके पीछे के कहानी को जानने के लिए। रानी अहल्याबाई के समय था 31 मई 1725 से 13 अगस्त 1795। यहीं पर माता अहल्याबाई होलकर की अंतिम संस्कार किया गया था। इसलिए इस स्थान को पवित्रता बनाए रखने के लिए यहाँ तुलसी वन बनवाया गया है। शाम के 7:30 बजे से यहाँ यही सब इतिहास के कहानी लेके एक लाइट एंड साउंड शो होता है और इसके लिए भी आपको टिकट्स की जरूरत नहीं है। दिन खत्म होने के साथ साथ हम लोग पैदल ही रिजॉर्ट वापस लौट गए थे। मजेदार बात ये रही कि जिस ऑटो रिक्शा से हम लोग आए थे वही ड्राइवर हमें वापस लेने वाला था, लेकिन वो लेने नहीं आया, ना ही उसका फोन लगा। इस वजह से हम उसे उसके 200 रुपए भी नहीं दे पाए। अगले दिन सुबह हम लोग फिर से महेश्वर घाट आए क्योंकि शाम को मंदिर बंद हो गया था और हमारे दर्शन बाकी रह गया था। बरसात के समय नर्मदा नदी के पानी यहाँ इस निशान तक बढ़ जाता है। इस स्थान के दोनों ओर मंदिर बने हुए हैं। इतनी बारीक और अद्भुत नक्काशी आपको प्राचीन मंदिरों में दिखने को मिलता है। यहाँ राम मंदिर और शिव मंदिर दोनों का निर्माण राजमाता अहल्याबाई होलकर ने करवाया था। जब तक आप मंदिर के दर्शन कर रहे हो तब तक मैं फिर से उसी बात पर लौटता हूँ जहाँ मैं बोली थी। अहल्याबाई होलकर के बारे में जानकर और उनके कार्य को देखकर मुझे कोलकाता की रानी रासमणी जी की याद आ गई थी। रानी रासमणी जी सितंबर 28, 1793 में जन्म लिए थे एक छोटे से गांव कोना के कृषक परिवार में। ये गांव उत्तर 24 परगना के नदिया जिला से है। जबकि रानी अहल्याबाई 1795 में अपने 70 साल के उम्र में गुजर गए। रानी अहल्याबाई मराठी धंगर परिवार में जन्म लिए थे जो कि महाराष्ट्र के चंडी गांव से है। ये गांव अभी अहल्यानगर जिला के अंतर्गत है। दोनों ही साधारण परिवार से आए हैं। दोनों ही बहुत धार्मिक थे। दोनों ही राहें चलते हुए एक उच्च परिवार के किसी सदस्य के नजर आए और बात आगे बढ़ गई। रानी अहल्याबाई अपनी 9 साल की उम्र में ससुराल आ गए। रानी रासमणी 11 साल की उम्र में। दोनों ही अपने पिता से थोड़ा बहुत विद्या चर्चा करके आए थे। रानी रासमणी जी अपने पिता से थोड़ा बहुत व्यवहारिक गणित विद्या एवं रामायण महाभारत के काफी विद्या ज्ञान कर लिए थे। ससुराल आके रानी अहल्याबाई को अपने सास से बहुत से विषय में विद्या अर्जन का मौका मिला। दोनों के ही पति बहुत ही कम उम्र में गुजर गए, लेकिन ये दोनों के ही ससुर जी ऐसे साथ खड़े रहे। दोनों को विधवा होने का ज्यादा दुख, रस्म पालन का मौका ही नहीं मिला। दोनों ही घर के बड़े बेटे जैसा राज्यपाठ में शामिल हो गए। दोनों को ही ससुराल में वो सारे शिक्षा मिलने लगे जिससे अपना राज्य, प्रशासन, व्यापार जैसा कार्यक्रम चला पाए। रानी अहल्याबाई अपने प्रजा हित के काम के वजह से राजमाता बन गए। राज्य आर्थिक और प्रशासनिक तौर से शक्तिशाली हो गया। रानी अहल्याबाई को सामरिक विद्या भी सिखाया गया था, जिसके वजह से वो सेना को नेतृत्व देने के काबिल थे। रानी रासमणी जी बन गए थे वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, यानी उद्योगपति, जो बार बार ब्रिटिश एम्पायर को डांट के सामना भी किए थे, अपने दिमाग चला के बिजनेस भी किए थे। रानी रासमणी भी अपने प्रजा हित के काम के वजह से रानी माँ बन गए थे। रानी रासमणी गंगा किनारे दक्षिणेश्वर मंदिर बनाए
दोनों का समय था जाति, धर्म, बाहर के शत्रु, निजी शत्रु और सारे कट्टरवादी नियम से भरपूर एक समय। ऐसे ही समय में दोनों अपने काबिलियत दिखाए और ये भी दिखा के गए कि अगर परिवार साथ दे तो नारी इतिहास रचना कर सकती है। और इस ऐतिहासिक प्रसंग के साथ हम अपना महेश्वर टूर यही समाप्त करेंगे। यहाँ से हम सहस्त्रधारा के ओर जाएंगे। चाहे तो हम नदी के रास्तों से भी जा सकते। सर्दियों की सुबह धूप सेकते हुए नदी की सैर करना सच में बहुत ही मनमोहक अनुभव होगा। यहाँ से सहस्त्रधारा की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है, लेकिन हम लोग एक लंबे टूर पर निकले हैं, इसलिए समय बचाने के लिए हम लोगों ने कार से ही जाने का फैसला किया। जाने से पहले इस मंदिर के बारे में भी थोड़ा बहुत बता के जाती हूँ। ये मंदिर नदी के बीच में एक छोटी सी द्वीप पर बना हुआ है। बानेश्वर मंदिर यानी भगवान शिव को ही समर्पित है ये मंदिर। हाई टाइड के समय पूरी तरह पानी में डूबा हुआ रहता है, जबकि लो टाइड में फिर से दिखाई देता है। घाट के इस तरफ से भी महेश्वर के मुख्य मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। जब रानी माँ मंदिर में आती थी तब सुरक्षा व्यवस्था के लिए शायद इस तरह के रास्ते और व्यवस्थाएं बनाई गई थी। मंदिर के चारों ओर आपको देवताओं के सुंदर मूर्तियां और बारीक नक्काशी देखने को मिलेगी। एक बार फिर मंदिर की परिक्रमा के साथ आज का मेरा ये ब्लॉग यही समाप्त करती हूँ। सहस्त्रधारा और मांडू की विस्तृत जानकारी और इतिहास के साथ दिन के बाकी सफर का वीडियो मैं महेश्वर यात्रा की दूसरी एपिसोड में लेकर आऊंगी। इतिहास को खोजने का मेरी ये अंदाज अगर आपको पसंद आया तो वीडियो घर के स्टूडेंट्स और उत्साही लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक लाइक करके जाओगे तो मुझे समझ आएगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा।